वेलकम। आज की क्लास में हम घूर्णी निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण समीकरण है वो उत्पन्न करेंगे वेग और त्वरण के लिए। और जब हम त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें जो आभासी या छद्म बलों के जो घटक आते हैं, क्योंकि हम त्वरण से बल रूपांतरण बता सकते हैं, तो उन घटकों में हम एक अपकेंद्रीय बल और एक कोरियोलिस बल का घटक प्राप्त करेंगे। तो इस टॉपिक से हम कोरियोलिस बल को समझेंगे, जो कि इस यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए हम एक फ्रेम को स्थिर मानेंगे और एक फ्रेम को उस स्थिर फ्रेम के सापेक्ष घूर्णन करता हुआ फ्रेम मानेंगे। यहाँ हम यह मानेंगे कि जो घूर्णन कर रहा है फ्रेम, उसका कोणीय वेग है वो क्या है, एक समान है। तो एक समान कोणीय गति करते हुए घूर्णी निर्देश फ्रेम के लिए रूपांतरण समीकरण हमें ज्ञात करने हैं किसी पिंड की स्थिति को बताने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले एक स्थिर फ्रेम S जिसके अक्षें x, y और z हैं में किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y और z हैं, और इस P बिंदु का जो स्थिति सदिश है वह OP सदिश है, जिसे हम xi केप, yj केप और zk केप से निरूपित कर रहे हैं। और इस OP सदिश को हम R सदिश से निरूपित करते हैं। इट्स मीन कण P का फ्रेम S में स्थिति सदिश R सदिश बराबर xi केप, yj केप और zk केप, जहाँ x, y, z निर्देशांक हैं और i केप, j केप, k केप क्रमशः x, y, z अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश है। यानी x की तरफ इकाई सदिश i केप है, y की तरफ j केप और z की तरफ k केप। ठीक। अब देखिए, कोई एक और फ्रेम है जिसे हम, क्योंकि वो रोटेटिंग फ्रेम है इसलिए हम उसको r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेम r के सापेक्ष निर्देशांक हमें बताने हैं। तो फ्रेम R जो है वह मान लीजिए प्रारंभ में फ्रेम S के समपाती है, और उसके पश्चात फ्रेम R है वो घूर्णन गति करना स्टार्ट करता है। तो जब फ्रेम R घूर्णन गति करता है तो किसी समय t पर मान लीजिए उसके जो विस्थापन है कोणीय, वो उसका है थीटा। और हम जानते हैं कि कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग से रिलेट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, सिंस ओमेगा कोणीय वेग इज इक्वल टू थीटा बाई टी एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसी प्रकार वाई एक्स के अनुदिश जो इसने कितना रोटेट हो गया, थीटा, और इसी प्रकार जेड एक्स के अनुदिश ये कितना रोटेट हो गया, थीटा। अब देखिए, यहाँ पर फ्रेम आर जो है ये रोटेटिंग फ्रेम है और ये रोटेट कर रहा है। तो प्रारंभ में ये संपाती था और उसके पश्चात ये धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, या एक समान कोणीय वेग से। ये धीरे भी रोटेट कर सकता है, फास्ट भी रोटेट कर सकता है, लेकिन कोणीय वेग इसका जो ओमेगा है यह क्या रहेगा, नियत रहेगा, एक समान रहेगा फिलहाल इस कंडीशन में। तो टी समय पश्चात एक्स एक्सिस की जो इस फ्रेम की स्थिति है वो एक्स डेस, वाई एक्सिस की इस फ्रेम की स्थिति है वो वाई डेस और जेड के जेड डेस। और इसी प्रकार इन अक्षों के अनुदिश इसके जो इकाई सदिश है, देखिएगा आई एक्स के एक्स डेस के अनुदिश इकाई सदिश आई डेस केप, वाई के अनुदिश जे डेस केप और जेड के अनुदिश के डेस केप है। ये बताइए क्या होंगे, इनकी दिशाएं भी क्या होंगी, बदलती रहेंगी। इट्स मीन आई डेस, जे डेस, के डेस इकाई सदिशों की घूर्णी निर्देश तंत्र जो है उसके इकाई सदिशों की दिशाएं भी क्या होती रहेगी, बदलती रहेंगी। लेकिन एक चीज़ जो हम देखेंगे कि फ्रेम, दोनों फ्रेम का मूल बिंदु वो क्या है, संपाती है। तो O और O डैश वो एक ही पॉइंट होगा। तो O से P के लिए स्थिति सदिश जो दूसरे फ्रेम में है वो मान लीजिए निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश हैं। तो फ्रेम R में स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R डैश, जो कि हम किस से निरूपित कर रहे हैं, OP से ही। देखिए R डैश जो है वो OP ही रहेगा, क्योंकि ये कण यहाँ है तो इस कण की स्थिति इस फ्रेम और इसके, चूँकि O बिंदु एक ही है, सेम रहेगा, दोनों फ्रेम में संपाती रहेगा, इसलिए स्थिति सदिश ये भी क्या रहेगा, OP सदिश रहेगा, जिसे हम किससे निरूपित कर रहे हैं, R डैश सदिश से, दूसरे फ्रेम में। R प्राइम भी कह सकते हो आप इसको। और
आर डेज इज इक्वल टू ओ पी, और इसे हम क्या लिखेंगे, एक्स डेज आई डेज केप, वाई डेज जेड एस केप और जेड डेज के डेज केप, और ये किसके इक्वल है, यह देखिए आर के इक्वल है, समीकरण नंबर 2। आई बात समझ में। ये प्रॉपर्टी यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डेज वेक्टर, तो स्थिति का जो रूपांतरण है घूर्णी निर्देश तंत्र में वो क्या है, ऐसे घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति का जो रूपांतरण है वह स्थिति सदिश का सेम रह रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। इसे हम यहाँ निरूपित कर देते हैं समीकरण नंबर 3 से। तो यह तो बात हो गई दो निर्देश तंत्रों में के सापेक्ष जिसमें एक घूर्णी है, उसमें स्थिति का रूपांतरण समीकरण। अब हम वेग के रूपांतरण समीकरण को बताना चाहते हैं। अगला टॉपिक रहेगा वेग का रूपांतरण समीकरण। वेग का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण ज्ञात करने के लिए हम पहले जो स्थिति सदिशों में जो संबंध देखा उसे हम दोबारा लिख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप, और आर वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर, जो कि फ्रेम आर के सापेक्ष स्थिति सदिश है। तो फ्रेम आर के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स डेज आई डेज केप, वाई डेज जे डेज केप और जेड डेज के डेज केप, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 लिख देते हैं, जो कि हमने पहले प्राप्त किया है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो इस समीकरण 1 का हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष से अवकलन करते हैं, क्योंकि हमें वेग के रूपांतरण ज्ञात करने हैं तो इसे अवकलित करना पड़ेगा। तो अवकलित करते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि r का जो अवकलन है वो हो गया dr/dt, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर x डेज और ये x डेज और ये जो देखिए इधर यहाँ पर r फ्रेम जो है घूर्णी फ्रेम है, तो घूर्णी फ्रेम है तो उसके लिए न केवल x डेज वाई डेज जेड डेज परिवर्तित होंगे, इसके अतिरिक्त इनके अनुदिश इकाई सदिश i डेज जे डेज के डेज का मान भी क्या होगा, बदलता रहेगा। तो इट्स मीन यहाँ जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें इस पद में इसका भी अवकलन करना पड़ेगा और इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो एक बार एक कांस्टेंट दूसरे का अवकलन। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि आई डेज इकाई सदिशों वाले टर्म को कांस्टेंट रखते हैं और एक्स प्राइम का अवकलन जो हो गया वो हो गया डी एक्स डेज बाई डी टी। इसी प्रकार इस टर्म में जेड एस के कांस्टेंट और इसका हो गया डी वाई डेज बाई डी टी और के डेज के डी जेड डेज बाई डी टी। तो एक तो टर्म ये आ गई हमें। अब हम क्या करेंगे, एक्स डेज वाई डेज जेड डेज को कांस्टेंट मानते हुए इकाई सदिशों का अवकलन करेंगे। तो इकाई सदिशों का अवकलन लिखेंगे यहाँ एक्स डेज डी आई डेज के बाई डी टी प्लस वाई डेज डी जेड एस के बाई डी टी और प्लस जेड डेज डी के डेज के बाई डी टी। इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण में हमें 2 पद प्राप्त होंगे इसमें, ठीक है। देखिएगा डी आर बाई जो डी टी है वह कण के वेग फ्रेम एस में, ये कण का वेग बताता है किसमें, फ्रेम एस में कण का वेग, ठीक है। क्योंकि फ्रेम एस में कण का स्थिति सदिश आर है तो डी आर बाई जो डी टी है वो फ्रेम एस में कण का वेग हो जाएगा, जिसे हम वी सदिश से लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि अगर आर डेज प्राइम जो है वो हमने देखा क्या था, एक्स डेज आई डेज केप वाई डेज जेड डेज केप जेड डेज के डेज केप, इस आर डेज का आप अवकलन करिए किसके सापेक्ष, दूसरे फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम के सापेक्ष। तो रोटेटिंग फ्रेम में जब हम इसका अवकलन करेंगे तो वहाँ पर जो अवकलज है उसे हम डी डेज आर डेज वेक्टर बाई डी टी यानी डी डेज बाई डी टी लिखेंगे दूसरे फ्रेम में। पहले फ्रेम में जो अवकलज है वो डी बाई डी टी है और दूसरे फ्रेम में जो अवकलज है उसको क्या लिखा जा रहा है,
डी डेज बाई डी टी। तो इट्स मीन यहाँ पर जब दूसरे फ्रेम में हम अवकलज ले रहे हैं तो उस दूसरे फ्रेम में इकाई सदिशों को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि अवकलज उसी फ्रेम में लिया जा रहा है। यहाँ जो अवकलज था वो अवकलज था स्थिर फ्रेम के सापेक्ष, यहाँ अवकलज जो है वो रोटेटिंग फ्रेम का है। इसलिए आई डेज जे डेज के डेज को कांस्टेंट मानते हुए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये आ गया आई डेज केप डी एक्स डेज बाई डी टी प्लस जे डेज केप डी वाई डेज बाई डी टी प्लस के डेज केप डी जेड डेज बाई डी टी। ठीक है, सिंस वी नो आर डेज प्राइम इज इक्वल टू क्या है, आर डेज प्राइम है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो यहाँ यह वैल्यू कुछ स्पेसिफिक नहीं बता रही, लेकिन यहाँ देखिए डी डेज जो अवकलज है ये दूसरे फ्रेम के सापेक्ष है, तो ये क्वांटिटी क्या बता रही है, दूसरे फ्रेम में कण के वेग को बता रही है, जिसे हम किससे निरूपित कर रहे हैं, वी डैश वेक्टर से। तो ये हो गया फ्रेम आर में कण का वेग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्वांटिटी हमें मिल गई, ये क्वांटिटी है फ्रेम एस में कण का वेग स्थिर फ्रेम में। ये जो पार्ट है ये पार्ट किसको निरूपित कर रहा है, फ्रेम आर में कण के वेग को। ठीक है, एक्स्ट्रा बचा ये पार्ट इकाई सदिशों का अवकलज। इकाई सदिशों का अवकलज हम दूसरे तरीके से ज्ञात करते हैं। तो इकाई सदिशों का अवकलन ज्ञात करने के लिए हम एक स्थिति सदिश आर सदिश और वहाँ पर कण के वेग v और कोणीय वेग ओमेगा में एक संबंध पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए किसी कण का किसी बिंदु का स्थिति सदिश है आर सदिश और रोटेटिंग एक्स पर कोणीय वेग ओमेगा सदिश को हम ये निरूपित कर रहे हैं, और ये गति जो है इस गति में उस बिंदु पर जो वेग है कण का रेखीय वेग वो मान लो v है। तो हम जानते हैं कि ओमेगा और r और v में क्या संबंध होता है, तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस क्या होता है, r होता है। तो r उसका स्थिति सदिश है, और v और r में क्या संबंध होता है कि v जो है वो r का अवकलज होता है। तो v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी इज में बी रिटर्न एज ओमेगा क्रॉस r। तो किसी सदिश का अवकलज समय के सापेक्ष, ठीक है, ओमेगा क्रॉस उस सदिश के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो r सदिश वो स्थिति सदिश है, इसकी जगह हम कोई भी सदिश ले सकते हैं। तो इस स्थिति सदिश की जगह हम इकाई सदिश अगर लें तो देखिएगा यहाँ से डी आई डेस के बाई डी टी क्या लिखा जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई डेस केप। इसी प्रकार डी जे डेस केप बाई डी टी क्या लिखा जाएगा, ओमेगा क्रॉस जे डेस केप। एंड थर्ड टर्म डी के डेस केप बाई डी टी में भी रिटर्न एज ओमेगा क्रॉस के डेस केप। देखिए डी आई डेस बाई डी टी, डी जे डेस बाई डी टी, डी के डेस बाई डी टी की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं। जब इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त होगा, तो इनके साथ साथ हम ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं। डी आर बाई डी टी जो है वो कण के वेग को निरूपित कर रहा है, तो यहाँ मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ। डी आर बाई डी टी जो है वो कण के वेग v को निरूपित कर रहा है एस फ्रेम में। ये जो टर्म है ये कण के वेग को निरूपित कर रही है किसमें, रोटेटिंग फ्रेम r में, जिसे हमने किससे निरूपित किया है, v डेश से। आई बात समझ में, ठीक। या फिर इनको एक बार हम उसी के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एक संकारक को उत्पन्न करना है, तो इसलिए हम इसको एक बार डी आर बाई डी टी लिख लेते हैं। हम इनको बाद में भी परिभाषित कर सकते हैं। देन ये टर्म हमने देखा डी डेश आर बाई डी टी, क्योंकि आर और आर डेश वेक्टर सेम है इसलिए हम आर डेश को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये टर्म ये आ गई हमारे पास में, और प्लस यहाँ से देखिएगा इन सब पद में डी आई डेश बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे ओमेगा क्रॉस आई डेश, और एक्स डेश यहाँ कौन अलग लिखा हुआ है, और यहाँ पद आ गया अपने पास में ओमेगा क्रॉस आई डेश केप। इसी प्रकार अगला वाई डेश और ओमेगा क्रॉस डी जेड एस के डी टी की वैल्यू रखिए ओमेगा क्रॉस जेड एस के, और इसी प्रकार जेड डेश
ओमेगा क्रॉस के डेज के। ठीक है, इनको अब यहाँ से हटा देते हैं। देखिए डी आर बाई डी टी और डी डेस आर बाई डी टी के मध्य एक रिलेशन मिलेगा, और प्लस इन सब में से क्या कॉमन आ गया, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा एक्स डेस के साथ रिलेट नहीं होगा तो इन सब में कॉमन मिल गया हमें, ओमेगा वेक्टर कॉमन ले लिया, और क्रॉस में यहाँ रह गया आपके पास में एक्स डेस आई डेस केप, वाई डेस जेड डेस केप, जेड डेस के डेस केप। देखिए एक्स डेस आई डेस वाई डेस जेड डेस जेड डेस के डेस केप किसको व्यक्त करते हैं, आर डेस वेक्टर को, यानी ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, आर डेस वेक्टर। और हम जानते हैं कि आर डेस वेक्टर किसके बराबर है, आर के स्थिति रूपांतरण से, तो इन्हें हम आर डेस न लिख के इसको क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो जब इसे आर लिखा जाएगा तो ये अब इक्वेशन एक सिंपल फॉर्म में हमें मिल गई, जो कि डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी डेस आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, ये सब क्या लिखा जाएगा, आर के रूप में। आई बात समझ में। यहाँ से देखिए अभी इस समीकरण को मैं वेगों के रूपांतरण में लिखने से पहले एक डी बाई डी टी यहाँ से कॉमन लूँ, अगर इस टर्म में आर वेक्टर को यहाँ से अलग ले लें तो ये रह गया डी डेस बाई डी टी, और यहाँ क्या रह गया, ओमेगा क्रॉस, जो भी यहाँ आएगा वो सदिश रह गया। तो ये एक ऑपरेटर मिल गया, डी बाई डी टी इज डी डेस बाई डी टी। देखिए डी बाई डी टी वो है जो अवकलज है समय के सापेक्ष, वो है फ्रेम किसमें, स्थिर फ्रेम एस में, और डी डेस बाई डी टी जो अवकलज है वो किस में हो गया, रोटेटिंग फ्रेम आर में। तो स्थिर फ्रेम और रोटेटिंग फ्रेम के मध्य, अवकलजों के मध्य एक क्या है, संबंध है, ये संकारक के रूप में हमें प्राप्त होता है। और अगर हम यहाँ से मान रखना चाहें, ये संकारक हमारे अगले टॉपिक में काम का है, इसलिए मैंने इसको यहाँ शो किया है। तो यहाँ अगर डी आर बाई डी टी को मैं बताना चाहूँ तो ये हो गया फ्रेम एस में कण का वेग, डी डेस आर बाई डी टी है वो क्या हो जाएगा, फ्रेम आर में कण का वेग, जिसे हम वी डेस से लिख रहे हैं, और प्लस साथ में क्या लिखा जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर। तो अगर फ्रेम आर में कण का वेग वी डेस हमें ज्ञात करना हो तो दैट में बी रिटन एज वी वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये देखिए कण के वेगों की रूपांतरण समीकरण हमें प्राप्त हो गई, जो कि इस प्रकार से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए कण प्रथम फ्रेम में स्थिर है, तो प्रथम फ्रेम में स्थिर होने का मतलब कण का वेग क्या हो गया, 0। तो क्या कण दूसरे फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम के सापेक्ष स्थिर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि घूर्णन करता हुआ जो फ्रेम है स्थिर, अगर ये घूर्णन कर रहा है तो ये इसे क्या करेगा, विपरीत दिशा में गति करता हुआ, घूर्णन गति करता हुआ दिखाई देगा। तो दूसरे फ्रेम में जो वेग है वो 0 नहीं होगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार कण के वेगों का रूपांतरण समीकरण हमें ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ से हमने एक महत्वपूर्ण संकारक भी ज्ञात किया है, जो दो अलग अलग फ्रेमों में समय के सापेक्ष जो अवकलज है उनको रिलेट करता है, स्थिर फ्रेम को घूर्णी फ्रेम के सापेक्ष।